The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए शिवलिंग को शरण से बचाव के लिए आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि मंदिर के शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा की जाएगी। इस मामले की सुनवाई उज्जैन की ही रहने वाली श्रद्धालु सारिका की याचिका पर शुरू हुई थी। अदालत ने मंदिर कमेटी से कहा है कि वे भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अशुद्ध दूध शिवलिंग पर न चढ़ाएं। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया। भस्म आरती को बेहतर किया जाए ताकि पीएच वैल्यू सही हो और शिवलिंग संरक्षित रहे। इसके लिए बेहतर से बेहतर तरीका अपनाया जाए। शिवलिंग पर मुंडमौल का भार कम किया जाए। अदालत ने कहा कि दही, घी और मधु लेपने करने के कारण शिवलिंग का घिसाव व क्षरण हो रहा है। ये सही होगा कि सिमती मात्र में शुद्ध दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। परंपरागत पूजा सिर्फ शुद्ध वस्तुओं से हो रही है। पुजारी व पंडित इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी भक्त शिवलिंग को किसी भी हाल में ना लेपें। अगर कोई भी भक्त ऐसा करता पाया जाता है तो पुजारी की जिम्मेदारी होगी। गर्भगृह में पूजा स्थल की 24 घंटे रिकॉर्डिंग की जाएगी और 6 महीने तक रिकॉर्डिंग को संरक्षित किया जाएगा। वहीं आगे आज 2 सितंबर को उत्तराखंड आंदोलन का वो दिन है जिसे उत्तराखंड वासी कभी नहीं भूल पाएंगे। जब 2 सितंबर 1994 की वह दर्दनाक सुबह याद कर शरीर में आज भी सिरहन दौड़ जाती है। 2 सितंबर की सुबह मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस और पीएससी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पुलिस व पीएससी ने 1 सितंबर की रात ही राज्य आंदोलन की संयुक्त संघर्ष समिति के झूलाघर स्थित कार्यालय पर कब्जा कर वहां क्रमिक धरने पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। फायरिंग के कारण शांत रहने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी के वातावरण में बारूदी गंध फैल गई। इसके विरोध में 2 सितंबर को नगर के अन्य आंदोलनकारियों ने झूलाघर पहुंचकर शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया। यह देख रात से ही वहां तैनात सशस्त्र पुलिस कर्मियों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें 6 आंदोलनकारी बेलमती चौहान, हंसा धनाई, युवा बलवीर सिंह नेगी, जय सिंह बंगारी, धनपत सिंह और मदन मोहन बंबई शहीद हो गए। साथ ही बड़ी संख्या में आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने शहर भर में आंदोलनकारियों की घर पकड़ शुरू की तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की गोली से घायल पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी ने सेंट मेरी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद कर्फ्यू के दौरान आंदोलनकारियों का उत्पीड़न किया गया। 2 सितंबर से करीब 1 पखवाड़े तक चले कर्फ्यू के दौरान लोगों की जरूरी सामानों को तरसना पड़ा। आंदोलन का मसूरी में नेतृत्व कर रहे वृद्ध नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार को पुलिस 2 सितंबर को बरेली जेल ले गई। जुलूस में उनके युवा पुत्र एडवोकेट राजेंद्र सिंह पवार को गोली लगी और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। कुछ सालों तक उनकी आवाज ही गुम हो गई। मसूरी के झूलाघर के शहीद स्थल में पिछले 26 सालों से लगातार शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं प्रदेश के कई बड़े नेता मसूरी आते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या शहीदों का उत्तराखंड बन पाया? आज प्रदेश के शहीद और आंदोलनकारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं आगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के तिखोन पट्टी के अंतर्गत छाना गांव में एक व्यक्ति के पास से 424 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र मिला है। यह ताम्रपत्र तत्कालीन चंद शासक रुद्रचंद्र ने छाना गांव के तिवारी परिवार के एक पूर्वज को दिया था। इसमें 3 भूमि दान करने का आदेश दिया गया था। साके 1596 ईस्वी के इस ताम्रपत्र को तत्कालीन राजा रुद्रचंद्र ने तिवारी परिवार के पूर्वज सिकलाकर तिवारी को दिया था। भूमि दान के इस पत्रदान में राज परिवार के लखीचंद सहित 16 लोगों को गवाह बनाया गया था। इसी 16 लोगों के नाम भी ताम्रपत्र में दर्ज हैं। ताम्रपत्र में लिखे विवरण के मुताबिक इसे मानिक
सुकार नामक व्यक्ति ने लिखा। बता दें कि राजा रुद्रचंद्र का कार्यालय 1565 से 1597 तक माना जाता है, जबकि उन्होंने 1596 ईस्वी में यह ताम्रपत्र प्रदान किया। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस महत्वपूर्ण ताम्रपत्र को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। सही जानकारी नहीं मिलने के कारण पुरातत्व विभाग की टीम काफी समय बाद सही व्यक्ति के पास पहुंच सकी। ताम्रपत्र का पता लगाने वाली टीम में डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान के अलावा भास्कर तिवारी, चंद्रशेखर उपाध्याय, फोटोग्राफर रणजीत सिराड़ी आदि शामिल थे। कमाऊनी भाषा में लिखा यह ताम्रपत्र करीब 700 ग्राम वजन का है। माना जा रहा है कि कमाऊं क्षेत्र में लोगों के पास कई दुर्लभ ताम्रपत्र और अन्य पुरावेश हो सकते हैं। दरअसल लोगों को भय रहता है कि इसके बारे में जानकारी मिलने पर उनके पास रखी दुर्लभ चीजें कहीं जब्त न हो जाएं, जबकि नियम ऐसा नहीं है। वहीं अगली खबर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र से जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सुरक्षा परिषद यूएनएससी के एजेंडे से हटाने की अपील की है। भारत ने यूएन से यह मुद्दा भारत पाकिस्तान प्रश्न के पुराना एजेंडा आइटम से हटाने के लिए कहा है। भारत ने कहा है कि ऐसी तर्कहीन वकायत का एक उन्नत जगत में कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान पर तीखा आक्रमण बोलते हुए भारत ने उसका नाम लिए बिना कहा है कि यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल है जो खुद को बार बार अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देने वाले के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो यह पहचानने में चूक जाता है कि उसकी वैश्विक छवि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मूल स्रोत और आतंकी संगठनों के केंद्र के तौर पर है। भारत ने आगे कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल एक पुराने एजेंडा आइटम पर परिषद में चर्चा के लिए जोर देता रहता है, जबकि सारा मामला परिषद के एजेंडे से हमेशा के लिए हटा दिया जाने की जरूरत है। भारत ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के यूएन राजदूत मुनीर अकरम की तरफ से जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर आयोजित अनौपचारिक वर्चुअल बैठक के दौरान उठाने का प्रयास किए जाने पर की। वहीं आगे, रियलमी ने दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन चीन में लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम रियलमी V3। रियलमी का यह फोन 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। साथ ही में स्लिम बेजल डिजाइनिंग दी गई है। रियलमी V3 की स्पेसिफिकेशन, रियलमी V3 में डुअल सिम सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड 10 आधारित रियलमी UI दिया गया है। इसके अलावा इस फोन में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है, जिसका रिजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। फोन में मीडियाटेक 720 प्रोसेसर और 8 GB तक रैम के साथ 128 GB तक की स्टोरेज दी गई है। रियलमी V3 का कैमरा और बैटरी कैमरे की बात करें तो इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 4G के साथ 5G का भी सपोर्ट है। साथ ही इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ V5.0, GPS, 3.5 mm का हेडफोन जैक, Type-C चार्जिंग और 500 mAh की बैटरी है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। रियलमी V3 की कीमत करीब 10,700 रुपये। G6GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत CNY 1399 यानी करीब 15,000 रुपये है। यह फ़ोन ब्लू और सिल्वर कवर वेरिएंट में मिलेगा। भारत में इस फ़ोन के आने की फ़िलहाल कोई खबर नहीं है। वहीं अगली खबर, टेलीकॉम कंपनियां आए दिन ग्राहकों को लुभाने के लिए प्लान निकालती रहती हैं। इस बार BSNL ने सबसे सस्ता एक प्लान निकाला है। 1499 रुपये में मिलने वाला ये प्लान 1 साल के लिए वैलिडी है। इस प्रीपेड प्लान में 24 GB डेटा दिया जा रहा है और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की भी सुविधा है। साथ ही रोज 100 SMS भी फ्री मिलेंगे। इस प्लान का नाम VP 1499 है और 1 सितंबर 2020 से ये प्लान मिल रहा है। कंपनी के प्रमोशनल ऑफर के लिए शुरू के 90 दिन में जो लोग इस प्लान को लेंगे उस ग्राहक को 30 दिन की वैलिडिटी और दी जाएगी, यानी 90 दिन के अंदर ये प्लान खरीदने पर 365 की बजाय 395 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी।
जिनको कम डेटा की ज़रूरत रहती है उनके लिए ये प्लान अच्छा है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा डेटा चाहिए तो उनके लिए ये प्लान बेस्ट नहीं है। BSNL ने पहली बार इतना सस्ता प्रीपेड प्लान अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। वहीं आगे, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। इसके बाद देर शाम उनकी अस्थियां हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गईं। इस दौरान उनके बेटे अभिजीत ने पूजा के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की। इससे पहले हर की पैड़ी पर पूर्व राष्ट्रपति के चित्र के सामने अस्थि कलश को रखा गया और पूजा की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। सभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद।